Hello students, now in today's switchgear and protection lecture in unit 5 protection of alternator, we are going to study about the protection system for alternator. So first of all, in protection system for alternator, we are going to study about the abnormalities and faults occurring in a power system and their effect. Okay, so protection of system protection system for alternator. So in this, first of all we will discuss about the abnormalities and faults occurring in a power system and their इफेक्ट्स. ओके, तो कौन कौन से एब्नॉर्मलिटीज़ और फॉल्ट्स होते हैं जो पावर सिस्टम में होते हैं और उसकी इफ़ेक्ट कौन कौन सी होती है. तो अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है पावर सिस्टम में, क्योंकि जनरेटर है अगर वो काम करना बंद कर देगा तो बाकी कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं कि किसी का कोई इम्पोर्टेंस रहेगा. ओके, तो जो जो एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, जो फॉल्ट्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एब्नॉर्मलिटीज़ तो अगर हम एब्नॉर्मलिटीज़ देखने जाएं तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर. सेकंड वन है फेलियर ऑफ एक्साइटर. थर्ड वन है ओवरलोडिंग. फोर्थ वन है अनबैलेंस्ड लोडिंग. फिफ्थ वन है ओवर वोल्टेज एंड सिक्स्थ वन है ओवर स्पीड. So these are the abnormalities which occur in the power system and in alternator. अब अगर हम फॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो फॉल्ट्स रहते हैं उसमें स्टेटर फॉल्ट्स रहते हैं और रोटर फॉल्ट्स रहते हैं. तो अगर हम स्टेटर फॉल्ट्स के बारे में स्टडी करें उसमें अगर हम देखने जाए तो फेस टू फेस फॉल्ट, सेकंड वन है फेस टू अर्थ फॉल्ट एंड थर्ड वन है इंटरटर्न फॉल्ट. सेम वे अगर हम रोटर फॉल्ट्स के बारे में स्टडी करें तो जो रोटर फॉल्ट्स रहते हैं उसमें अर्थ फॉल्ट और जो दूसरा है वो है इंटरटर्न फॉल्ट. नाउ ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है और जो फॉल्ट्स है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे फर्स्ट वन है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर.
ओके, हम सबको पता ही है कि जो पावर सिस्टम रहता है उसमें जो ऑल्टरनेटर होता है, ऑल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेटर रहता है उसको प्राइम मूवर के साथ कपल किया जाता है, और जो ऑल्टरनेटर है उसको बाद में बस बार के साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो फर्स्ट वन है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। ओके, तो जो प्राइम मूवर रहता है उसको ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड जो ऑल्टरनेटर रहता है उसको बाद में बस बार्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि जो ऑल्टरनेटर है वो बस बार को पावर फीड करता है। अब यहाँ पे जो ऑल्टरनेटर्स रहता है, यानी कि बाकी और भी ऑल्टरनेटर्स होते हैं जो ये बस बार्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, अब जस्ट सपोज प्राइम मूवर फेल हो जाता है, तो अगर प्राइम मूवर फेल होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑल्टरनेटर को जो पावर मिलता है वो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे ऑल्टरनेटर बस बार को पावर फेड करता है। तो जो ऑल्टरनेटर है वो अब सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। बट जब भी ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करना शुरू करेगा तो वो बस बार से पावर ड्रॉ करता है, यानी कि बस बार से पावर खींचता है। उसको सप्लाई करने का काम था, बट वो क्या करेगा, बस बार में से पावर ड्रॉ करेगा। तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड रनिंग। यानी कि जो ऑल्टरनेटर है वो एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड रनिंग हो रहा है, तो यानी कि जो इन्वर्स रनिंग हो रहा है उसको रिवर्स पावर रिले कनेक्ट किया होता है। तो ये जो रिवर्स पावर रिले होगा, रिवर्स पावर रिले का यूज़ किया जाता है। तो ये जो रिवर्स पावर रिले होगा वो जो इन्वर्स रनिंग है उसको वो सेंस करेगा, और जो ऑल्टरनेटर है उसको बस बार से आइसोलेट कर देगा, और ये काम ये सर्किट ब्रेकर की हेल्प से करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्स रनिंग की वजह से जो डैमेज हो सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड वन है फेलियर ऑफ एक्साइटर। यहाँ पे अगर हम एक्साइटेशन का जो फेलियर होना वो बहुत कम केस में देखने को मिलता है, बट कुछ बार कुछ रीजंस की वजह से अगर एक्साइटर होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो जो ऑल्टरनेटर है वो एज ए इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से जो इंडक्शन जनरेटर की तरह वो काम करना शुरू करता है, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा कि जो बस बार्स है उससे वो एक्साइटिंग करंट लेता है, यानी कि ऑल्टरनेटर विल वर्क एज ए इंडक्शन जनरेटर and because of this it will takes exciting current from the bus bars. ओके, अब यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग है वो स्क्विरल केज की तरह काम करता है, बट जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका ओवर हीटिंग होना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे करंट है वो ज़्यादा वो ड्रॉ करता है, ज़्यादा करंट खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट ओवर हीटिंग ऑफ स्टेटर वाइंडिंग विल टेक्स प्लेस।
और इसकी वजह से ये जो ओवर हीटिंग होता है, इसकी वजह से इमीडिएट तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट जो बस बार होता है उससे आइसोलेट करना पड़ता है ऑल्टरनेटर को। ये ऑपरेशन या तो मैन्युअली भी हो सकता है या तो उसको ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन फाइल होता है उसको सेंस करने के लिए अंडर करंट रिले का यूज़ किया जाता है, यानी कि अंडर करंट रिले इज यूज्ड टू सेंस फेलियर ऑफ एक्साइटर। नाउ थर्ड एबनॉर्मलिटी हमने देखी वो है ओवरलोडिंग। ओके, अब ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जब भी बस बार के ऊपर एक ऑल्टरनेटर काम करना बंद कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो लोड होगा वो दूसरे ऑल्टरनेटर्स पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो दूसरे ऑल्टरनेटर्स है वो ओवरलोडेड हो जाएंगे। ओके, अब ऑल्टरनेटर है वो ओवरलोडेड हो गए तो इसकी वजह से एक्सटर्नल फॉल्ट होता है और जो स्टेटर वाइंडिंग्स रहते हैं उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है और जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो कंटिन्यूस ओवरलोडिंग की वजह से इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस होगा तो इसकी वजह से वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो रोटर रहता है उसकी वाइंडिंग भी ओवरहीट होने लगती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसकी वजह से इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा। अगर ओवरलोडिंग ज़्यादा टाइम के लिए रहता है तो इंसुलेशन टोटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग को सेंस करने के लिए इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का भी यूज़ किया जाता है जो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ओवरलोडिंग के सामने प्रोटेक्शन के लिए इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले इसके अलावा थर्मो प्रोटेक्टर एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले। इन तीनों का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा ओवरलोडिंग में? सो ओवरलोडिंग कब काम आता है? तो एक जो ऑल्टरनेटर है वो फेल हो जाएगा। अगर ये ऑल्टरनेटर फेल होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी के जो ऑल्टरनेटर्स है वो ओवरलोडिंग कंडीशन में आ जाएंगे। अब ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फॉल्ट होता है तो भी ऑल्टरनेटर है वो ओवरलोडेड कंडीशन में आ जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फॉल्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरलोडिंग। अब जब भी ओवरलोडिंग होगा तो इसकी वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग्स जो रहते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होता है। ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो इंक्रीज होते रहते हैं। अगर ओवरलोडिंग है वो अनबैलेंस्ड टाइप का होता है। ओके, इफ ओवरलोडिंग इज ऑफ अनबैलेंस्ड टाइप तो इसकी वजह से वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसके अलावा जो रोटर रहता है उसके वाइंडिंग भी ओवरहीटेड होने लगते हैं। सो इसकी वजह से टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहता है और इसकी वजह से
इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, थर्मो डिटेक्टर क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहेगा, एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का यूज किया जाता है। Now fourth one is the unbalanced loading. So unbalanced loading है ओके तो अनबैलेंस्ड लोडिंग की वजह से क्या एबनॉर्मलिटीज और क्या इफेक्ट होता है पावर सिस्टम में। तो जब भी ऑल्टरनेटर की जो तीनों फेज होते हैं उसमें से अनइक्वल करंट है वो उसकी कुछ लिमिट से बाहर चला जाता है तो उसको अनबैलेंस्ड लोडिंग कहा जाता है। जो अनबैलेंस्ड लोडिंग रहता है वो मोस्टली अर्थ फॉल्ट की वजह से रहता है और इसकी वजह से नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। अनबैलेंस्ड लोडिंग की वजह से ऑल्टरनेटर के जो वाइंडिंग्स रहते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और अनबैलेंस्ड लोडिंग से प्रोटेक्शन के लिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कौन सा रिले है जो अनबैलेंस्ड लोडिंग से प्रोटेक्शन देगा। सो नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले। तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले है वो अनबैलेंस्ड लोडिंग की वजह से जो फॉल्ट होगा उसको सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो अनबैलेंस्ड लोडिंग को हम कब अनबैलेंस्ड लोडिंग कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो जब भी ऑल्टरनेटर के जो 3 फेजेस रहते हैं उसमें अनइक्वल करंट्स फ्लो होते हैं बियॉन्ड सम लिमिट। तो ये जो पूरी कंडीशन अराइज होगी इसको अनबैलेंस्ड लोडिंग कहा जाता है। तो अनबैलेंस्ड लोडिंग की वजह से कौन कौन सी इफेक्ट आएगी। तो एक तो अर्थ फॉल्ट की वजह से अनबैलेंस्ड लोडिंग हो सकता है। अनबैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट इज द मेन कॉज फॉर द अनबैलेंस्ड लोडिंग। अनबैलेंस्ड लोडिंग की वजह से नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं यानी कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसकी वजह से ऑल्टरनेटर के जो वाइंडिंग्स रहते हैं वो ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा गर्म होने लगते हैं और इस टाइप का जो फॉल्ट है इसको सेंस करने के लिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन कब क्रिएट होती है। तो अगर कोई भी मशीन हो तो उसके ऊपर अगर लोड है वो एकदम से डिक्रीज हो जाता है तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग्स रहता है उसका जो इंसुलेशन है वो पंक्चर्ड हो जाता है यानी कि ब्रेक हो जाता है।
तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज के सामने प्रोटेक्शन के लिए ओवर वोल्टेज रिले का यूज़ किया जाता है। अब ओवर वोल्टेज रिले है वो कब ऑपरेट होता है, तो जब ओवर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 20% से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट होता है। इस टाइम पे जो ऑल्टरनेटर है उसको बस बार से आइसोलेटेड कर दिया जाता है और जो ऑल्टरनेटर की जो फील्ड सर्किट रहती है उसको ओपन कर दिया जाता है। सो ओवर वोल्टेज के सामने प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले यूज़ किया जाता है, ओवर वोल्टेज रिले का यूज़ किया जाता है। और ओवर वोल्टेज रिले कब ऑपरेट होगा, तो जब वोल्टेज की वैल्यू 20% से ज़्यादा बढ़ जाएगी तब और ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट होता है। यानी कि जो ऑल्टरनेटर होगा उसको बस बार से आइसोलेट कर दिया जाता है और जो ऑल्टरनेटर की जो फील्ड सर्किट होती है उसको ओपन कर दिया जाता है। और ओवर वोल्टेज कंडीशन कब क्रिएट होती है कि जब भी लोड ऑन दी ऑल्टरनेटर इंक्रीजेस whenever the load on the alternator decreases suddenly, at that time over voltage occurs। और इसकी वजह से स्टेटर वाइंडिंग का जो इंसुलेशन रहता है वो पंक्चर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन है ओवर स्पीड। तो ओवर स्पीड कब होती है, तो अगर जो लोड है जिसको हमने ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट किया है वो एकदम से डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम में प्राइम मूवर की स्पीड और ऑल्टरनेटर की स्पीड है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। और स्पीड इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होते हैं। बट जो मॉडर्न पावर सिस्टम है उसमें अगर प्राइम मूवर की स्पीड इंक्रीज होती है तो उस जो स्टीम पावर स्टेशन रहते हैं उसमें स्टीम का जो सप्लाई होता है वो स्टॉप करने की अरेंजमेंट दी हुई होती है। इसके अलावा अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो वाइब्रेशन है, ऑल्टरनेटर का जो सिंक्रोनिज्म है वो टूट जाना, पावर स्विंग है, पावर सिस्टम की जो इंस्टेबिलिटी है, ये सब दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अगर हम फॉल्ट्स के बारे में देखते हैं तो फॉल्ट्स में हमने देखा कि टोटल 2 टाइप के फॉल्ट्स रहते हैं, यानी कि स्टेटर फॉल्ट्स और दूसरे हैं रोटर फॉल्ट्स। तो स्टेटर फॉल्ट्स में हमने देखा फेस टू फेस फॉल्ट, फेस टू अर्थ फॉल्ट, इंटरटर्न फॉल्ट। यहाँ पे जो इंटरटर्न फॉल्ट जो रहता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, बट इंटरटर्न फॉल्ट होता है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। जो फेस टू अर्थ फॉल्ट जो रहता है वो आर्मेचर के जो स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, और अगर फेस टू अर्थ फॉल्ट रहता है तो इसकी वजह से जो कॉइल होती है उसका जो कुछ पार्ट होगा वो डैमेज हो जाता है और जो स्टेटर कोर रहती है वो बेंट हो जाती है अगर ज़्यादा अर्थ फॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर जो स्टेटर वाइंडिंग्स है उनके बीच में शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, बट अगर फेस टू अर्थ फॉल्ट होता है तो इसकी वजह से आर्किंग भी होने के चांसेस रहते हैं।
और इसकी वजह से टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से जो कॉपर वाइंडिंग है वो मैट हो जाते हैं और इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस टाइम में जो ऑल्टरनेटर रहता है उसको बस बार से आइसोलेटेड कर दिया जाता है, और जो फील्ड सर्किट होती है उसको ओपन कर दिया जाता है, और जो फील्ड सर्किट होती है उसको फील्ड सेपरेशन के थ्रू डीएनर्जाइज कर दिया जाता है। अगर रोटर फॉल्ट्स के बारे में अगर हम देखने जाए तो इंटरटर्न फॉल्ट एंड अर्थ फॉल्ट। तो यहाँ पे जो फील्ड सिस्टम होती है उसको अर्थ किया गया नहीं होता है, तो उस टाइम सिंगल अर्थ फॉल्ट होता है, तो इसकी वजह से जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो हो पाएगा नहीं। बट अगर दूसरा अर्थ फॉल्ट होता है तो इसकी वजह से जो फील्ड वाइंडिंग का जो कुछ पोर्शन रहता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इसकी वजह से जो फील्ड सिस्टम रहती है वो अनसिमेट्रिकल बन जाती है। तो इन सब की वजह से जो रोटर रहता है उसके ऊपर ये फोर्सेस काम करते हैं और अनबैलेंस्ड सिस्टम हो जाती है, और इसकी वजह से जो बैरिंग्स रहती है और शाफ्ट रहता है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट होता है, और जो शाफ्ट होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। So these are the abnormalities and faults occurring in the power system and effects on the alternator.